सीएमजे प्रखर पर। मैं हूं आपकी मैथ नैना। आज हमारी ये जो क्लास है वो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम क्लास 10th के बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है, टर्म 2 का है। सो यहाँ पर हम इनके क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, अभी इंटरनल्स हैं, फिर हाफ ईयरली आने वाले हैं, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप बहुत कुछ सीख पाओगे अपने चैप्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसके ऑप्शन एक सेकंड क्वेश्चन है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 एंड 5। सो यहाँ पर सबसे पहले ए पार्ट पे फोकस करते हैं। ए पार्ट में नेचर ऑफ रूट्स बताना है। अब यहाँ पर आपको ये चीज अच्छे से याद होनी चाहिए कि नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला आता था d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर ये जो d होता है वो क्या होता है, d होता है डिस्क्रिमिनेंट। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, और इसका यूज क्या होता था, बेसिकली आपके पास जो इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। अब हमारे को अगर इनमें इस इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स कैलकुलेट करना है तो तीन ऑप्शंस होते थे। या तो हमारे जो रूट्स है वो नेगेटिव आती थी, या पॉजिटिव आती थी, या जीरो आती थी, राइट। सो यहाँ पर हमारे को पहले a b एंड c की वैल्यूज निकालनी होती थी। उसके बाद हम ए बी सी की वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करते थे। सो फॉर्मूला हमारा था बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब यहां पर हम अगर इसकी वैल्यू को देखें, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम बोल देते कि ये जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगी। तो इस केस में आपके इक्वेशन की रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ओके, और इसके अलावा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम कैलकुलेट करें और वो 0 आ जाती थी, तो इस केस में हम बोलते थे कि इसके रूट्स होंगे, दोनों रूट्स होंगे, पर वो रूट्स कैसे होंगे, सेम होंगे, टू इक्वल रियल रूट्स। इसके अलावा अगर हमारा ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब होता था कि हमारे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, बट वो जो दो रूट्स होंगे वो दोनों ही अलग होंगे। तो यहाँ पे हम लिखते थे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये तीन केस पॉसिबल होते थे इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से। ओके, तीन केस ये हैं आपके। ओके, अब यहां पर हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये कौन से केस में लाई करता है। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन में, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है आपका, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 में हमें सबसे पहले ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। ए क्या है यहाँ पर, ए होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 1, बी आपका है एक्स का कोफिशिएंट विच इज -5, सी इज कांस्टेंट वैल्यू 9। तीनों वैल्यूज आ गई। अब यहां पर फॉर्मूले में पुट करेंगे, b है आपका -5 का स्क्वायर, -4 इंटू ए आपका है 1 एंड c है 9। तो यहां पर वैल्यू बन रही है 25 माइनस 9 4 36, राइट। अब यहां पर 25 माइनस 36 करेंगे तो आएगी वैल्यू -11। अब ये वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं, ये क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और नेगेटिव के केस में हमने क्या बोला, जब ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे इस इक्वेशन के। तो सेम यहां पर हम लिखेंगे सिंस दिस वैल्यू इज लेस देन 0, दैट मींस नेगेटिव है ये वैल्यू, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन does not have any real roots। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का, पार्ट ए का। अब हम पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। अब पार्ट
पार्ट बी में बोला गया कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिसके दो रूट जो हैं वो गिवन है 3 एंड 5। तो यहाँ पर एक चीज बच्चा आपको ध्यान में रखनी है कि एक शॉर्ट फॉर्म होती है, जब आपके पास रूट्स हैं और वहां से आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बोलकर चलो। आपके फॉर्मूला होता है, जैसे यहां पर आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a एंड b क्या होते हैं? a एंड b होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जो रूट्स आते हैं वो। सो यहाँ पर a लेट्स से हमारे पास वैल्यू है 3 और b जो सेकंड रूट है हम उसे 5 ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमें सबसे पहले दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, कौन सी? एक a प्लस बी की एंड सेकंड a इंटू बी की। तो सबसे पहले ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। a प्लस बी क्या बनेगा? 3 प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 8। a इंटू बी क्या बनेगा आपका? 3 इंटू 5 दिस इज इक्वल टू 15। अब ये जो दो वैल्यूज आई उसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस का साइन ऑलरेडी इस इक्वेशन में है, इस फॉर्मूले में है हमारे पास। a प्लस बी क्या आ रहा है? 8 लिखा, उसके साथ x लगाया, फिर प्लस का साइन एंड a इंटू बी की वैल्यू है 15 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई फ्रॉम द गिवन रूट्स। सो यहाँ पे रूट से इक्वेशन निकालना बहुत इजी होता है, सिंपल। आपको ये जो इक्वेशन की फॉर्मेशन है वो याद होनी चाहिए। a एंड b क्या होते हैं? जो रूट्स गिवन होते हैं आप उन्हें a एंड b लेकर चलते हैं। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर आपको Sn की वैल्यू गिवन है 0, a की वैल्यू गिवन है 50, d की वैल्यू गिवन है -4। ओके, अब ये तीन वैल्यूज गिवन है। Sn का फॉर्मूला क्या था? Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, अब यहाँ पर Sn की वैल्यू क्या है? 0, n हमें नहीं पता, n फाइंड करना है। 2 इंटू a की वैल्यू 50 है प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू है -4। अब इसे आगे कैलकुलेट करेंगे, 0 का 0 रहेगा, n बाई 2 का एज इट इज हम n बाई 2 ही रखेंगे। 15 इंटू 2 100, इसके साथ -4 को इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे मल्टीप्लाई, तो -4 इंटू n हो जाएगा -4n। तो यहाँ पर प्लस की जगह हम -4n लिख देंगे। फिर -4 इंटू -1 हो जाएगा प्लस का 4। अब ये आगे वैल्यू बनेगी n बाई 2 104। ये हो जाएगा 100 प्लस 4 करने पर आपकी वैल्यू बन जाएगी 104 माइनस 4n। ओके, अब इस 2 को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी 0 इंटू n 104 माइनस 4n। अब इस n को इस पूरे ब्रैकेट से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी 104n माइनस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका जो कांस्टेंट टर्म मिसिंग होता है तो आप कैसे उसकी वैल्यूज निकालते हैं? यहां पर हम क्या करते हैं? n को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बना 104 माइनस 4n। अब एक बार हम इस n को 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर इस ब्रैकेट वाली टर्म को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो दो वैल्यूज आ जाएंगे n की। तो यहाँ पर एक वैल्यू n की 0 आएगी और सेकंड वैल्यू आएगी 104 माइनस 4n इज इक्वल टू 0 पुट करने पर यहाँ से n की क्या वैल्यू आ रही है? 104 इज इक्वल टू 4n। इस माइनस 4n को हमने राइट साइड में शिफ्ट किया तो प्लस का 4n बन गया। अब यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी? 104 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू n। ओके, अब यहाँ पर 104 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 4 2 जा 8, यहाँ पर n की वैल्यू आएगी 4 2 जा 8 एंड 2 आपका रिमाइंडर आ गया 2 एंड हम 4 कैरी ले लेंगे। जैसे यहाँ पर हम कैसे करेंगे कैलकुलेट? 104 को 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर, 4 हमने ऊपर से कैरी लिया, 4 6 जा 24। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ रही है 26। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। सो अब हमारा ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट पर हम मूव करते हैं। सेकंड पार्ट है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टू डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 7 यूजिंग NAP। तो यहाँ पर हमें 7 के मल्टीपल्स लेने हैं, लेकिन कौन से? सिर्फ 2 डिजिट वाले मल्टीपल।
तो अगर हम 7 की टेबल देखें तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 21, 28 एंड सो ऑन। ठीक है, अब 2 डिजिट्स नंबर कहां तक होते हैं? 99 तक, 99 तक होते हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या 99 भी 7 का मल्टीपल है। तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 99 7 से डिविजिबल नहीं होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 98 की, क्या 98 7 से डिविजिबल है? चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर 8 हमने ऊपर से कैरी लिया, तो 7 4 जा 28। तो दैट मींस 98 जो है वो आपका लास्ट 2 डिजिट का मल्टीपल है 7 का। 99 नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है 7 से, 98 हो रहा है। तो हमारा लास्ट 2 डिजिट का जो नंबर है जो 7 का मल्टीपल होगा वो हो जाएगा 98। और यहाँ पे हम 7 भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 7 2 डिजिट का नंबर नहीं है, 1 डिजिट का नंबर है। तो हमारी अब एपी कैसे दिखेगी? एपी होगी, एपी इज 14 21 28। इसी तरह से आगे चलते हुए लास्ट नंबर जो होगा, लास्ट टर्म होगी इस एपी की, वो 98 बन जाएगी। तो हमारे पास एपी तो आ गई। अब इन्होंने क्या बोला? फाइंड द सम ऑफ द। अब हमारे को जितने भी टर्म्स दिख रही हैं उनका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें इसमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, एन क्या होगा। क्योंकि सम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। अब हमारे पास जो a और d होता है वो तो AP से निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर a क्या है? a हो जाएगा आपका 14 फर्स्ट टर्म, d आपका हो जाएगा, अगर मैं 28 ले रही हूँ उसमें से 21 को माइनस कर दूंगी तो बनेगा 7। तो आपका d हो रहा है 7। दो वैल्यूज पता है क्या आपको? n पता है, आपको काउंट करना पड़ेगा कितनी टर्म्स है। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप सबसे पहले एक फॉर्मूला जो होता है लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, यहां से आप n की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमारे को पता है an क्या होता है। an को हम लास्ट टर्म ऑफ एन एपी भी बोलते हैं। कई बार हम इसे an की जगह l से भी डिनोट कर देते हैं, लास्ट टर्म। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमें पता है इस एपी की 98 है। तो लास्ट टर्म 98 हुई। a हमें पता है कि a 14 है, हमें फाइंड करना है, और d की वैल्यू क्या है? 7 आ रही है, तो पुट कर दी यहाँ पर वैल्यू। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 98 इज इक्वल टू 14 प्लस, अब 7 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो बना 7n माइनस 7। ओके, अब यहाँ पर बनेगा 98 इज इक्वल टू 14 माइनस 7, 7 हो जाएगा प्लस का 7n। अब हम क्या करेंगे? 98 माइनस 7 कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 7n। 98 माइनस 7 91 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 7n। और अब यहां पर अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो 7n इज इक्वल टू 91 है, तो n क्या होगा? 91 डिवाइडेड बाय 7। अब 91 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर तो 21, 7 3 जा 21। तो n की वैल्यू आपकी यहाँ 13 आ रही है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? जब n आपको नहीं पता होता तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको लास्ट टर्म पता होगी ना एपी की, तो उस केस में हम इस फॉर्मूले से सबसे पहले n निकाल लेंगे, उसके बाद हम आगे की कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली। अब हमें n की वैल्यू भी मिल गई, n आपका है 13। ओके, तो n आ गया आपके पास। अब हम इस फॉर्मूले से इजीली सम ऑफ 13 टर्म्स निकाल पाएंगे। तो यहां पर S13 क्या होगा? 13 बाई 2, 2 इंटू a कितना है? 14, फिर प्लस n माइनस 1, n आपका है 13, 13 माइनस 1, d आपका है 7। तो यहां से आप कैलकुलेशन करें। अब 13 बाई 2, 14 2 जा 28, 13 माइनस 1 होता है 12, 12 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये होगा 13 बाई 2 28 प्लस 12 इंटू 7 होता है 84। ओके, तो अब यहाँ पर 28 एंड 84 को हम करेंगे प्लस, ये बनेगा 13 बाई 2 8 4 12 होता है, यहाँ पर बन जाएगा 112। ओके, अब 112 2 से डिविजिबल है तो हम इसे 2 से कट कर देते हैं, तो बनेगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 56 इंटू 13 आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू बनेगी S13 जो होगा वो बनेगा 13 इंटू
56। अब आप ऐसे वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मैं 56 को ब्रेक कर सकती हूँ 13 इंटू 50 प्लस 6, राइट, इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब 13 इंटू 5 कितना होता है? 13 5 जा 65, तो यहाँ पर बनेगा 65 और 0 हमने आगे लगा दिया, तो 13 5 जा 65 एंड 0 हमने आगे लगाया इसके, तो इसके बाद 650 बन गया, प्लस 13 6 जा कितना होता है? 13 6 जा होता है 78। ठीक है, तो अब 650 प्लस 78 कितना हो जाएगा? तो ये होगा 8728। तो आपका S13 जो है वो 728 ये वैल्यू बनेगी। तो ये आपका S13 आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ आ गया होगा। तो बी पार्ट है आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टू डिजिट मल्टीपल ऑफ 7 यूजिंग एन एपी। तो एपी आपको कैसे बनानी है? फर्स्ट 2 डिजिट 12 नंबर जो है आपके 7 के मल्टीपल्स हैं उनकी एपी बनानी। तो 7 का फर्स्ट 2 डिजिट मल्टीपल होता है 14, फिर 21, 28। तो यहाँ पर लास्ट नंबर क्या होगा? लास्ट नंबर 99 होता है 2 डिजिट का, ठीक है। बट यहाँ पर 99 7 का मल्टीपल नहीं होता है, 98 है वो 7 का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट आपकी 98 होगी, ठीक है। बट हमें क्या करना है? फर्स्ट 12 डिजिट से लेनी है। तो दैट मीन जो हमारे को टर्म्स कंसीडर करनी है वो पहली 12 करनी है। तो यहाँ पर n हो जाएगा आपका 12। इसके अलावा a क्या होगा? a होगा फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी विच इज 14 हियर। d आपका होगा 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7। और हमें सम निकालना है किनका? फर्स्ट 12 डिजिट्स का। तो S12 कैलकुलेट करना है। और Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता था n/2 2a प्लस n माइनस 1b, यही फॉर्मूला था। तो यहाँ पर 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करते हैं। तो n आपका है 12/2 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 2 इंटू a आपका है 14 प्लस n है 12 माइनस 1, d आपका है 7। तो यहाँ पर बनेगा 6, 14 2 जा 28, 12 माइनस 1 होता है 11 इंटू 7 हो जाएगा। फिर बनेगा 6, 28 प्लस 77। तो यहाँ पर बनेगा 6, 28 को 77 से प्लस करेंगे तो बनेगा 7 8 15, 1 कैरी तो 105। तो 6 को आपको मल्टीप्लाई करना है 105 से। तो यहाँ पर जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 630। तो यहाँ पर S12 की वैल्यू क्या आ रही है? सम ऑफ फर्स्ट 12 डिजिट्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 630। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के जो दोनों पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो आपको बेसिकली एक टेबल दी हुई है जिसमें क्लास गिवन है एंड उनके क्लास के रिस्पेक्ट में उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है? मोड निकालना है इस डेटा का। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड कैसे निकालते हैं। सो मोड का फॉर्मूला हमारे पास होता है mod is equals to L plus F1 minus F naught divided by 2F1 minus F naught minus F2 multiplied with H। तो अब यहाँ पर ये वैल्यूज होती क्या है? F1 क्या है, F naught क्या है, 1 क्या है, L क्या है? तो ये सब कंफ्यूजन आपको होगा। तो सबसे पहले टर्म्स को समझते हैं। तो बच्चे यहाँ पर जो टर्म्स होती हैं उसमें सबसे पहले हमें मॉडल क्लास का पता होना चाहिए। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या होती है? जो क्लास आपको गिवन, जितने भी क्लासेस गिवन है उसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। जैसे अगर हम अपने क्वेश्चन पे जाएं तो इन सभी क्लासेस में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? यहाँ पर 8 है, 7 है, 12 है, 5 है, 3 है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 12। तो यहाँ पर मॉडल क्लास क्या हो जाएगी? 40/60। मॉडल क्लास इज 40/60। तो ये आपकी मॉडल क्लास हो गई, ठीक है, ये मॉडल क्लास हो गई। इसके बाद आगे की टर्म्स क्या है? यहाँ पर L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। हमने अभी मॉडल क्लास क्या निकाली? 40/60। ओके, अब इस 40/60 में जो लोअर लिमिट है वो क्या है? 40।
40 लोअर लिमिट है तो L हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। साइज ऑफ द क्लास इंटरवल क्या होता है, h मतलब ये जो इंटरवल्स गिवन है, ये सारे इंटरवल, इनके बीच का कितना डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस कितने में चल रहा है आपका 20 में, क्योंकि 0 से 20 के बीच में 20 डिजिट्स हैं, फिर 20 टू 40 के बीच में 40 आपकी जो है 40 माइनस 20 करेंगे तो 20 डिजिट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से जो डेटा है, ये जो इंटरवल्स गिवन है क्लास इंटरवल्स, वो 20 के गैप से चल रहे हैं। तो यहाँ पर h क्या हो जाएगा, यहाँ पे l हमने 40 निकाला, h हमारा बन रहा है 20, ठीक है। एंड यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी होती है कि ऑल क्लासेस साइज टू बी इक्वल, यहाँ पर जो क्लास इंटरवल्स हैं, जैसे यहाँ पर 20 के गैप से चल रहा है इंटरवल, तो वो सेम चलना चाहिए थ्रू आउट द डेटा। ऐसा नहीं है कि मान लो यहाँ पर 0-20 है, यहाँ पर मैं 0 और 20 से 30 कर दूं, तो यहाँ पर तो 20 का गैप है, बट यहाँ पर 20 to 30 10 का गैप आ जाएगा। तो जो क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। तो इस केस में आप ऐसे मोड नहीं निकाल पाओगे। हमें सबसे पहले डेटा को ऑर्गेनाइज एक अच्छे फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, एक प्रॉपर तरीके में लाना पड़ेगा, जहां पर क्लास इंटरवल्स का जो साइज है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इंटरवल है वो ऑलरेडी सेम है, सब में 20-20 का गैप है, तो हमारा जो h है वो 20 हो जाएगा। इसके बाद f1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या थी 40, 60 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 12, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी को लिख रहे हैं f1 से और वो है 12। और f नोट क्या है, यहाँ पर f नोट क्या हो जाएगा, ये हमारी f1 है, f1 से जस्ट पीछे वाली फ्रीक्वेंसी f नोट हो जाएगी, जस्ट आगे वाली फ्रीक्वेंसी f2 हो जाएगी। तो यहाँ पे f1 f नोट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से जो जस्ट पीछे वाली क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी f नोट से डिनोट करोगे आप। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से जो जस्ट आगे वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी आप f2 से डिनोट करोगे। सो आई होप आपको इस फॉर्मूले के सारे जो टर्म्स है वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन में हमारे पास मॉडल क्लास मिल गई 40 to 60। उसके बाद हमने f1 क्या लिया था, f1 इज मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी थी 12, f नोट था जस्ट उसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी 7, f2 आपका था जस्ट उसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी 5, h आपका था इंटरवल्स का साइज जो है, क्लास साइज जो है वो है 20। ओके, इसके अलावा कोई और टर्म रह गए क्या, इसके अलावा L रह गया आपका। सो L क्या था, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है 40, तो ये आपका 40 आ जाएगा। अब हम वन बाय वन इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, मोड आपका आ जाएगा। तो मोड आपका होगा, मोड इज इक्वल टू L क्या है 40 प्लस f1 क्या है 12 माइनस f नोट क्या है 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू f1, f1 12 था माइनस f नोट क्या था आपका 7 और f2 क्या था 5 और h की वैल्यू क्या रही थी 20। तो ये सारी वैल्यूज पुट करते, अब कैलकुलेशंस करते हैं इसमें। तो ये बनेगा 40 प्लस 12 माइनस 7 होता है 5, 12 2 जा 24 माइनस 12 इंटू 20, तो ये बनेगा 40 प्लस 5, 24 माइनस 12 12 ही होता है और इसके मल्टीप्लिकेशन में है 20। अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये 2 से डिवाइड हो सकती है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये 2 6 जा 12 हो जाएगा, अगेन ये 2 से कट होगा तो ये बनेगा 5, ये बनेगा 3। तो वैल्यू हमारे पास आ रही है 40 प्लस 5 इंटू 5/3। तो अब ये वैल्यू बन जाएगी 40 प्लस 25/3। अब इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 40 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 120 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 3 और ये बन जाएगा 145/3। तो ये आपकी फाइनली मोड की वैल्यू आ रही है, 145/3 आपकी मोड की फाइनल वैल्यू है। सो इस तरह से आप मोड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद उस फॉर्मूले में जो वैल्यूज है उनका आपको निकालते कैसे ये चीज भी पता होनी चाहिए, कौन f1 है, कौन f नोट है, h क्या है, ये भी टर्म्स का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, in the given figure if tangent PA PB are drawn from a point P to a circle with center O
are inclined to each other at an angle of 70 degree, then find the measure of angle POA. So basically आपको क्या करना है, इस फिगर में ये जो पॉइंट P दिख रहा है आपको, इस पॉइंट P से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है, ये भी एक टेंजेंट है PA एंड PB, ओके, और यहां पर एंगल APB ये गिवन है 70 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल POA, ये वाला जो एंगल है ये हमें फाइंड करना है। तो बच्चे इसके लिए अप्रोच क्या रहेगी, अगर मैं शॉर्ट में एक बार बताऊं आपको तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। हमें ये चीज पता है, हमने सर्कल्स वाले चैप्टर से अच्छे से समझा था कि जो सर्कल होता है आपका, उस सर्कल पर अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सो यहाँ पर जो PA एंड PB है, ये दो टेंजेंट्स है एक सर्कल पर, और ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि PA और PB इक्वल है। इस तरह से हम और कुछ फाइंड करेंगे यहाँ पर, और क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दैट मींस ये जो पूरा एंगल है वो भी तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये जो पार्ट्स है 70 के, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, यहाँ पे और यहाँ पर ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पूरा का पूरा एंगल 70 है, तो 70 का हाफ कितना होगा, 35। तो ये एंगल भी 35 होगा, ये भी 35 होगा, ठीक है। इसके बाद हमें तो ये एंगल चाहिए, हमें इस ट्राइंगल में, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, इसमें क्या मिल चुकी है, एक तो ये वैल्यू मिल गई, ये एंगल P वाली। हमें ओ निकालना है, ए हमें पता है कि एक ट्राइंगल ना लेकर एक सर्कल और उसके साथ जो टेंजेंट है, इस सर्कल की रेडियस क्या है, OA। सर्कल की रेडियस एंड टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर दो वैल्यूज आ जाएंगी, 90 एंड 35। थर्ड एंगल आप निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, दो आपको पता है, एक निकल जाएगा। तो बस इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। बट अब हम इसे लिखें कैसे, तो हम यहाँ पर अब इसे रिटर्न में अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए जो जो वैल्यूज गिवन है वो हम नोट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम, या फिर हम इसे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, इन ट्राइंगल AOP एंड BOP, ये दोनों ट्राइंगल्स लिए। अब यहां पर ये जो AP है और ये BP है, ये दोनों हो जाएंगे सेम। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं ऑन द सेम सर्कल, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा AP इज इक्वल्स टू BP, और इसका रीजन हम क्या लिख देंगे, इक्वल टेंजेंट्स, क्योंकि दोनों टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। जब हम एक सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स क्या होती है, इक्वल होती है लेंथ में। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर ये जो दोनों OA एंड OB, ये दोनों साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों तो रेडियस है इस सर्कल की। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट हो जाएगा OA इज इक्वल्स टू OB, रीजन रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल। और ये चीज आपको अच्छे से पता है कि किसी भी सर्कल की रेडियस हमेशा सेम रहेगी, डिफरेंट रेडियस तो नहीं हो सकती है एक सर्कल की। तो यहाँ पर इसलिए ये दोनों भी इक्वल हो गए। इसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास, थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो साइड है OP, ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है, तो ये कॉमन साइड हो जाएगी। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आ जाएगा OP इज इक्वल्स टू OP, रीजन कॉमन साइड। तो अब हमारे पास तीन वैल्यूज ऐसी आ गई जो हमारे को इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में पूरी पूरी हेल्प कर रही हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर बाय ट्रिपल S
क्राइटेरिया। अब ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया क्या होता है? साइड साइड साइड, क्योंकि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को साइड की हेल्प से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। जैसे ए बी एंड बी पी, ये क्या है? इस ट्रायंगल की एक साइड थी। ओ ए एंड ओ बी, ये भी एक साइड थी इस ट्रायंगल की। ओ पी, दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड थी। तो इसलिए ट्रिपल एस क्राइटेरिया, दैट मीन साइड 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 क्राइटेरिया से ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ पी। ये साइन क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए, दैट मींस अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा, ये जो एंगल है ये इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप रहेगा, देयरफॉर एंगल APO इक्वल हो जाएगा BPO के। ओके, और APO हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि हमारे को ये ट्रायंगल लेकर इसमें ये एंगल निकालना है, तो हमें सिर्फ अब ऊपर वाले ट्रायंगल पर फोकस करना है। ऊपर वाले ट्रायंगल में ये वाली वैल्यू हम पता करेंगे कि ये 90 कैसे आ रही है। इसके अलावा APO कैसे आ रहा है? APO आएगा आपका हाफ ऑफ एंगल APB, पूरे एंगल का हाफ कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सेम हैं, तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है एंगल ये। तो इसलिए यहां पर अब APO की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ ऑफ 70 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो यहां पर सबसे पहले तो ये वैल्यू क्या आ गई? ये वाले एंगल की वैल्यू आ गई 35 डिग्री, एक वैल्यू आ गई। APO इज 35 डिग्री। इसके बाद आगे के स्टेप्स हम इसी पे नोट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे एंगल PAB, एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल PBO, और ये दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। रीजन क्या होगा? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एक टेंजेंट और एक रेडियस के बीच में एंगल क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री होता है। इसलिए ये जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल, ये हो जाएगा 90, क्योंकि OA आपकी क्या है? रेडियस है, और AP क्या है? एक टेंजेंट है। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो दो एंगल्स आ गए। अब हमारे पास एक एंगल जो निकालना है वो रह गया, ये वाला एंगल। इस ट्रायंगल की बात कर रहे थे ना, तो इसमें AOP हमें निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से। नाउ सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? क्योंकि इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। सो यहां पर हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट AOP प्लस OAP प्लस APO, इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमें AOP की वैल्यू तो निकालनी है, तो एज इट इज रखा। OAP इसकी वैल्यू है 90 डिग्री। फिर APO इसकी वैल्यू है 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो AOP प्लस 90 प्लस 35 डिग्री हो जाएगा 125 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहां पर AOP क्या बन जाएगा? 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो यहां पर जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 माइनस 125 को हम कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। तो यहां पर जो एंगल हमसे पूछा गया था उसकी वैल्यू आ रही है 55 डिग्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। सो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, in the given figure PQ is a tangent to the circle centered at O such that angle PQB is 120 degree। तो एंगल कौन सा गिवन है यहाँ पर?
एंगल पी क्यू बी, ये वाला एंगल आपका 120 डिग्री गिवन है। फाइंड क्या करना है, क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी की वैल्यू। क्यू ए बी कौन सा है, ये वाला जो एंगल है, ये आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, चलो करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ये चीज देखो बच्चा कि जो एंगल गिवन है वो है 120 डिग्री, इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं। सो यहां पर एक ट्राइंगल आपका बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल बन सकता है, एक है ये पूरा ट्राइंगल बन सकता है, ठीक है। एक है जो हम सिर्फ इतना ट्राइंगल है, ये वाला जो है ट्राइंगल है। तो सबसे पहले जो मैंने शेड किया है उस ट्राइंगल की बात करते हैं। तो यहां पर आपको जो एंगल दिया है 120 डिग्री, उसमें से हम ये जो पूरा एंगल है इसमें से इस एंगल को, इतने एंगल को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दो, ये जो पॉइंट P है वहां से Q तक हमने क्या किया, इस सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ की। और OQ क्या है, OQ है रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। सो हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा था कि टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल, इनके बीच में एंगल क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री एंगल होता है। तो यहां पर ये जो एंगल है, एंगल PQO, PQO, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और ये जो पूरा एंगल है ये तो आपको 120 दिया ही हुआ है, ठीक है। तो इससे हमारे को QOQB ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे। सो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे गिवन वैल्यूज। गिवन क्या है, एंगल PQB इज 120 डिग्री एंड हमें फाइंड करना है एंगल QAB। ओके, ये दो वैल्यूज हमने जो गिवन वैल्यूज थे उन्हें नोट डाउन कर लिया। इसके अलावा हमें क्या पता है, हमने ये चीज फाइंड की कि जो एंगल PQO है वो है 90 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल के टेंजेंट एंड रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहां से हमने ये एंगल भी निकाल लिया। अब हमारे को क्या चाहिए, अब यहां इस पूरी वैल्यू से हम ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है इतना, ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें चाहिए अब एंगल OQB, और ये कैसे निकलेगा, इस पूरे एंगल PQB में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे PQO एंगल को, PQO। अब इसकी वैल्यू हमें दी थी 120 डिग्री, इसकी वैल्यू हमने निकाली 90 डिग्री। तो यहां से एंगल OQB की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो ये वैल्यू हमारे पास अब 30 डिग्री आ चुकी है। अब इसके बाद यहां पर अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो सबसे पहले वैल्यूज यहां लिख लेते हैं। ये वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री थी, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 30 डिग्री, और हमें वैल्यू निकालनी है ये वाली, ये क्या होगी, ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहां पर हमारे पास OQB की वैल्यू है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये है, अगर हम ट्राइंगल दें, ट्राइंगल OQB फ्रॉम ट्राइंगल OQB, जो OQ है वो इक्वल होगा OB के। रीजन क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सेम ही सर्कल की रेडियस है OQ एंड OB। और अब हमें ये चीज भी पता है, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 and 2 एंगल है तो एंगल 1 and 2 इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि इसके साथ जो साइड थे वो भी इक्वल हैं। तो सेम अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, कौन से, OQB की, तो हमें ये चीज पता है ये साइड इक्वल है और ये साइड भी इक्वल है। तो इनके साथ के जो एंगल है ये वाला और ये जो एंगल 30 डिग्री है वो भी सेम हो जाएगा। तो यहां से हमें एंगल मिल जाएगा, एंगल OQB इज इक्वल टू एंगल OBQ।
और इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। तो दैट मीन्स हमें ये वाला एंगल मिल चुका है और ये वाला एंगल 30 डिग्री हमने कैलकुलेट किया, ये एंगल भी 30 डिग्री है। अब हम इस ट्रायंगल में इस एंगल को निकालेंगे, ये जो एंगल है QOB, इस एंगल को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। नाउ ट्रायंगल OQB, इन ट्रायंगल OQB हमें ये चीज पता है कि एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल भी 30 डिग्री है, फिर प्लस में जो एंगल हमें निकालना है वो लिख लेते हैं QOB, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, ये पता है हमें। अब यहां से कैलकुलेशन की तो एंगल QOB कितना आएगा, यहाँ पे 30 प्लस 30 60 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल QOB क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल QOB हमारा आ गया 120 डिग्री। तो ये एंगल कौन सा है, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये आपका आ गया है 120 डिग्री। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करोगे बच्चा कि यहां पर ये जो पूरी लाइन है इसको भी हम यहां पर डिफरेंट कलर से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर ये जो पूरी लाइन है PB, ये कितना एंगल बनाती है, एक लाइन होती है उसके साथ हमेशा एंगल क्या बन रहा होता है, 180 डिग्री। जो एक लाइन होती है वो 180 डिग्री एंगल पे होती है। तो यहाँ पर जो PAB, ये एक लाइन है वो 180 डिग्री एंगल बना रही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल POB के बीच में है वो 180 डिग्री है। और इसको मैं अगर ब्रेक करूं, पूरी लाइन के एंगल को ब्रेक करूं, तो आप कैसे निकालोगे, एक तो हो जाएगा QOA प्लस QOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें QOB की वैल्यू तो पता है 120 डिग्री, तो यहां से एंगल QOA की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो कौन सा एंगल की वैल्यू आ गई, अब हमारे पास इस एंगल की वैल्यू आ गई 160 डिग्री, और निकालनी कौन सी है, ये वाली वैल्यू। ओके, इतना तो हो गया हमारा। अब इसके आगे कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब यहां पर हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल हम लेंगे AQO, ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल AQO। AQO में भी अगेन हम सेम चीज यूज करेंगे, OA इज इक्वल टू OQ, रीजन रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, सो दैट मींस इनके साथ के जो एंगल्स होंगे वो भी सेम होंगे। और वो एंगल्स कौन से हैं, एंगल होगा QAO, QAO। क्योंकि अगर मैं इसको दिखाऊं आपको यहां पर, तो ये आपकी OA है, ये आपकी एक रेडियस है, फिर ये एक रेडियस है, तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ये जो है, ये एंगल और ये एंगल ये सेम होगा। तो एक एंगल होगा QAO, सेकेंड एंगल हो गया, सेकेंड एंगल आपका हो गया AQO, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहां से ये एंगल्स इक्वल हैं, ये चीज हमें पता चल गई। बट हमें इन दोनों की वैल्यूज ही नहीं पता, हमें किसकी वैल्यू पता थी, इस एंगल की वैल्यू पता थी, इस एंगल की वैल्यू पता थी, और वो कितनी थी, 60 डिग्री। ठीक है, तो इस एंगल की वैल्यू पता थी, बाकी दोनों एंगल्स की तो पता ही नहीं है। तो इसको लेट से हम x बोल देते हैं यहाँ पर, लेट ये चीज हमने लेट की दोनों की वैल्यूज है वो x है, और सेम क्यों है, क्योंकि ये दोनों जो रेडियस है वो सेम थे, उसके साथ के जो एंगल्स है वो भी सेम हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। तो वहां से दोनों एंगल सेम थे और सेम थे, तो इसलिए हमने इन दोनों को ही x ले लिया। यहां तक क्लियर। अब ट्रायंगल्स में, इसी ट्रायंगल में हम तीनों एंगल्स का सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो तीनों एंगल के सम में एक एंगल 60 डिग्री है, बाकी दोनों की वैल्यूज x हमने ली है, और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां से बनेगा 60 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो यहाँ बनेगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ से x आ जाएगा 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री, और x क्या लिया था, ये वाली वैल्यू को हमने x ही लिया था, तो जो एंगल निकालना था उसे x लिया था, और वो आ रहा है 120 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर लिख दोगे जो हमें एंगल चाहिए था QAB इज इक्वल टू QAO इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हमने QAO की वैल्यू निकाली। क्या ये एंगल डिफरेंट होगा इससे, QAB से? हमने O को थोड़ा सा आगे बढ़ाया ही तो है, एंगल में तो कोई चेंज नहीं किया, इसलिए ये दोनों एंगल सेम है और इनकी वैल्यू है 60 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। सो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, a tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Find the height of the tower. So basically आपको क्या बोला गया, एक टावर है आपके पास, ओके अब इसके टावर के जो फुट है, मतलब इसके बेस से 15 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है वो इस टावर के टॉप से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ये वैल्यूज गिवन है, और आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर। सो हाइट ऑफ टावर ये है, इसे हम h से डिनोट कर देते हैं। तो ये सारी वैल्यूज गिवन है यहाँ पर, इसे हम लेट्स से a बोल देते हैं, b and c, ओके अब यहाँ पर हमें h निकालना है, और बेस हमें गिवन है 60 डिग्री, एंगल गिवन है, और ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली बोला गया है, तो वर्टिकली मींस यहाँ पर एंगल 90 डिग्री ही बनेगा डेफिनेटली। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब यहाँ पर tan थीटा क्या होता है, अगर मैं, क्योंकि हमारे को एक वैल्यू गिवन है और एक वैल्यू निकालनी है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन tan थीटा के थ्रू होता है। tan थीटा क्या होता है आपका, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, h हमने डिनोट किया है, और बेस क्या है 15 मीटर, और यहाँ पर थीटा क्या होता है, एंगल होता है। ये जो एंगल होता है ये थीटा होता है आपका। तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको टेबल याद होगी तो आप इजीली बता सकते हैं, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई √3 इज इक्वल टू h बाय 15। तो अब 15 को हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो बना h इज इक्वल टू 15 √3 मीटर। तो ये आपकी वैल्यू आ गई h की। तो इस तरह से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये आपका। आपको बस क्या पता होना चाहिए, एक ये रिलेशन पता होना चाहिए, इसके अलावा जो एंगल्स की टेबल है आपकी वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। So question number 7 है आपका, a solid metallic sphere of a radius 3 centimeter is melted and recast into the shape of a solid cylinder of radius 2 centimeter. Find the height of the cylinder. So basically यहाँ पर क्या किया गया, एक स्फेयर था उसको पिघला कर एक सिलेंडर की शेप में कन्वर्ट किया गया। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट होता है ये। तो यहाँ पर स्फेयर से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिलेंडर में। तो यहाँ पर अगर एक स्फेयर है उसको हम कन्वर्ट करें एक सिलेंडर में, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये तो सेम ही रहेगी, क्योंकि जितना मटेरियल स्फेयर का था उसको पिघला कर हमने क्या किया है, उसको सिलेंडर की शेप में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो इस केस में दोनों की जो वॉल्यूम होगी वो सेम होगी। तो यहां पर हम इसी की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर is equal to volume of cylinder। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, वेयर
R होती है रेडियस, H होती है हाइट। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होगी। R, अब R स्फीयर के केस में रेडियस कितनी थी, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, और यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 ली हमने। फिर R स्क्वायर, अब R स्क्वायर सिलेंडर के केस में कितना था R की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। हाइट हमें फाइंड करनी है इस केस में, ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज लिख दी। अब 22/7 ये वैल्यू कट हो गई, एंड इसके अलावा 3 से 3 कट हो गया, तो यहाँ बच जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 3, और इक्वल में वैल्यू बच जाएगी 2 इंटू 2 इंटू एच। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को 2 क्रॉस 2 को इसके डिनोमिनेटर में ले आएंगे, सो ये बनेगा 2 क्रॉस 2, और यहाँ पर सिर्फ h बच जाएगा। तो h की वैल्यू क्या बन रही है, 4 क्रॉस 3 क्रॉस 3 डिवाइडेड बाय 2 क्रॉस 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 2 जा 4 होता है, और ये 4 से 4 कट हो जाएगा, तो वैल्यू आ रही है 9। तो 9 सेंटीमीटर, आपका जो वैल्यू थी वो सेंटीमीटर में थी, तो ये 9 सेंटीमीटर हाइट का सिलेंडर यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long and 1 centimeter radius. The radius of the spherical part is 9 centimeter. Find the amount of water it can hold when filled completely. So यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल फ्लास्क टाइप गिवन है, जिसमें नीचे आपका जो नीचे का पार्ट होगा इसका, इस शेप का, वो स्फेयर है, और जो नेक है उसकी वो एक सिलेंड्रिकल शेप में है, और इस नेक वाले पार्ट की जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, और जो स्फेरिकल पार्ट है उसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज गिवन है। इस पूरे का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। हमें ये बोला गया कि कितना वाटर होल्ड कर सकता है, तो जब भी लिक्विड वाली बात आती है तो हम इसमें बोलेंगे कि ये वॉल्यूम की ही बात कर रहा है, वॉल्यूम ही पूछ रहा है कि ये पूरा फिल होगा, इसके लिए इसकी वॉल्यूम कितनी है, सो दैट कि ये इतना पानी स्टोर कर पाए, हमें ये पता चल जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यूज का गिवन है। लेट्स से जो ऊपर वाला पार्ट है, नेक वाला पार्ट है, उसकी रेडियस को हम r1 से डिनोट कर देते हैं, और ये है 1 सेंटीमीटर, और r2 है वो है 9 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें गिवन है लेंथ, वो है 8 सेंटीमीटर, या फिर इसे हम हाइट भी बोल सकते हैं, हाइट 8 सेंटीमीटर। इतने वैल्यूज गिवन है। अब इस पूरे फिगर की वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ फिगर is equals to volume of cylinder plus volume of sphere। ये दो शेप से मिलकर बना है, तो इन दोनों की वॉल्यूम को ऐड करने पर हमें पूरे फिगर की वॉल्यूम पता चल जाएगी। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई। अब इसके सिलेंडर की जो वॉल्यूम है उसको हमने r1 से नोट किया था, तो यहाँ पे पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा 4/3 पाई r2 क्यूब। अब 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पर पाई कॉमन है, तो हमने पाई को बाहर लिया, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो ये बाहर कॉमन वैल्यू आ गई। इसके बाद r1 हमारा था 1 इंटू 1, और हाइट हमारी थी 8 प्लस 4/3, पाई को हमने ऑलरेडी बाहर लिया हुआ है, r2 हमारा था 9, सो 9 इंटू 9 इंटू 9, ये वैल्यू हो गई। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, 22/7, 8 प्लस 3 3 जा 9, तो यहाँ पर बनेगा 4 3 जा 12, 9 इंटू 9 81। ओके, अब इसके आगे कैलकुलेशन यहाँ करेंगे हम, तो यहाँ पर आ गया 22/7, 8 प्लस 12 इंटू 8। तो अब हम क्या करेंगे, 22/7 को पहले तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा, पहले करेंगे 22/7 इंटू 8, फिर 22/7 इंटू 12 इंटू 8। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 22 इंटू 8 करेंगे, तो वैल्यू आएगी 176/7 हो जाएगा। फिर इस पूरे वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 22 इंटू 12 इंटू 8। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी
21,384। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21,384 और डिवीजन में आपका 7 रहेगा। ठीक है, अब दोनों के डिनोमिनेटर में 7 है तो एलसीएम भी 7 आएगा, तो यहाँ पे पूरे के डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा और ये बनेगा 176 प्लस 21,384। अब हमें करना है इनको ऐड, तो जब आप इस वैल्यू को ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 21,560। तो यहाँ पे 21,560 वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा 7 3 जा 21 0 7 8 जा 56 0 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सारी यूनिट्स हमारे पास 7 सेंटीमीटर में थी। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ फिगर क्या हो गई 3080 सेंटीमीटर क्यूब। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, डिटरमाइन द मीडियन मार्क्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। सो आपको ये डेटा गिवन है, इसका आपको मीडियन निकालना है। तो बच्चा सबसे पहले आपको मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले मीडियन के फॉर्मूले को समझते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। अब ये सारी टर्म्स क्या होती हैं उन्हें भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो L होता है वो लोअर लिमिट होता है मीडियन क्लास का। अब बात ये आती है कि आप मीडियन क्लास कैसे पता करोगे। सो मीडियन क्लास के लिए आपको क्या करना होता है, एक CF आप निकाल दो या फिर हम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालते हैं और उसे n से डिनोट करते हैं और उस n को जो टोटल आया फ्रीक्वेंसी का उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम मीडियन क्लास निकालना सीखते हैं जो हमें क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका मीडियन क्लास इस डेटा का मीडियन क्लास निकालना चाहूं तो उससे पहले हमें इस डेटा का CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, जिसे हम CF से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपका F है, जो गिवन वैल्यूज है वो फ्रीक्वेंसी है आपकी, और CF कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर CF निकालने का आपको क्या करना होगा, पहला जो टर्म है फ्रीक्वेंसी का जो फर्स्ट टर्म है उसे आप एज इट इज लिख दो। यहाँ पे फर्स्ट रो में आपका 3 है उसे एज इट इज लिखा। सेकंड वैल्यू ऑफ CF कैसे आएगी, आप प्रीवियस वैल्यू में उसके करंट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दोगे, यानी कि 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा 11। उसके बाद नेक्स्ट CF कैसे आएगा, जो प्रीवियस वैल्यू आई CF की 11 आई, उसमें प्रीवियस वैल्यू में आप क्या करोगे, इस करंट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दोगे। पहले 11 आ चुके हैं, अब उसमें हम 15 ऐड कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 26। उसके बाद अब जो 26 आया उसमें हम इस फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, तो 26 प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 36। फिर 36 जो आपकी प्रीवियस CF आई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसमें करंट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 44। तो बेसिकली आपका जो CF आ रहा है वो क्या आ रहा है 3, 11, 26, 36 एंड 44। और जो लास्ट वैल्यू होती है CF की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि F जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल सम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 44 आएगा, और जो CF की लास्ट टर्म है वो भी 44 आ रही है। इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो CF की कैलकुलेशन की है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो अब आपका 44 यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी आ गया, तो हम टोटल को किससे डिनोट करेंगे, n से डिनोट करते हैं। तो यहां पर आपके पास n आ चुका है 44 और CF आपने ये निकाल ली वैल्यूज। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मीडियन क्लास के लिए, आपके पास जो n आया है वहां से आप n/2 को कैलकुलेट करोगे। n आपके पास 44 आया है, 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू आई 22। अब हमें ये देखना है कि जो CF है उसमें 22 या फिर उससे बड़ी वैल्यूज कौन सी है। CF में अगर हम देखें ये 11 है जो कि छोटा है 22 से, और नेक्स्ट वैल्यू है 26 और ये जो 26 है वो 22 से बड़े है। तो इसलिए आपकी जो मीडियन क्लास होगी वो 26 के रिस्पेक्ट में जो क्लास होगी
वही आपकी मीडियन क्लास बन जाएगी यहाँ पे। तो 26 जो है वो इस रो में आ रहा था और इस रो में जो क्लास है वो आपकी मीडियन क्लास है। तो हमारे पास पहला आंसर यहाँ मिल गया कि मीडियन क्लास इज 20/30, ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। मीडियन क्लास आपको मिल चुकी है। इसके बाद आगे और टर्म्स क्या थी, हमें हमारे पास मीडियन क्लास आ गई और वहां से हम एल निकालेंगे। मीडियन क्लास आई थी 20/30, तो हमारे पास जो इस क्लास की लोअर लिमिट होगी वो आपकी एल होगी, तो एल आपका है 20। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो यहां पर 44 आपका टोटल एन आया था। और इसके बाद CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि जो आपने मीडियन क्लास ली उससे जस्ट पीछे वाली क्लास की CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका CF यहां वैल्यू बन जाएगी। तो यहां पर अगर हम देखें हमारा जो मीडियन क्लास था वो था 20/30, तो 20/30 से ऊपर वाली जो रो है, ये वाली रो है, इस रो में CF कितनी है 11, तो ये आपके CF की वैल्यू होगी। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो हमने यहां पर n/2 के अकॉर्डिंग मीडियन क्लास ली, n/2 आपका 22 आया, तो आपने 26 को यहाँ चूज किया और उसके रिस्पेक्ट में हमने मीडियन क्लास ली। तो बच्चे क्या करते हैं, इसी वैल्यू को जो मीडियन क्लास है उसकी जो CF आ रही है, उस रो में जो CF आ रही है उसी को आप फाइनल CF लेते हो कैलकुलेशन के लिए, जो कि गलत है। यहाँ पर मीडियन क्लास है, जस्ट ऊपर वाली क्लास लो, उसका जो CF होगा वो आपको यहाँ पर जो वैल्यू लेनी है CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वही होगी। इसके बाद फ्रीक्वेंसी कैसे चूज करोगे, और वैल्यू आती है F की। तो F हमारा जो मीडियन क्लास है उसके रिस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी है वही होगी। तो यहाँ पर मीडियन क्लास 20/30 थी, 20/30 के रो में जो F है वो है 15, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई 15। बस कंफ्यूजन पार्ट क्या होता है, CF लेना। CF आप जो भी मीडियन क्लास है उसके ऊपर वाली रो का CF लोगे, ना कि उसके इक्वल में जो रो चले वही सेम रो का CF नहीं लोगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मीडियन में, जो आपको ध्यान में रखना होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, और क्या वैल्यू चाहिए, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई H। H क्या होता है, क्लास साइज, यानी कि जो आपका डेटा है इसमें क्लास का साइज क्या है, इंटरवल का साइज क्या है, यहाँ पे 10 का गैप है, 10 का गैप, 10 का गैप, 10 का गैप, 10 का गैप। सो दैट मीन जो आपका H है वो आपका 10 है। क्लास इंटरवल का जो साइज है वो 10 हो गया। इसके अलावा हमें क्या वैल्यू चाहिए वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे पास अब एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू आ रही थी 44। फॉर्मूला हमारे पास है मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। अब इसमें वैल्यूज को करते हैं पुट। अब यहाँ पर लोअर लिमिट हमने निकाली थी, L था 20, वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। सो मीडियन हो जाएगा आपका, L की वैल्यू है 20 प्लस n/2, 44/2 हमने निकाला था, 22 आया था, माइनस CF आपका है 11, फ्रीक्वेंसी आपकी है 15 इंटू H की वैल्यू है 10। तो अब इसे आगे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी 20 प्लस, ब्रैकेट की वैल्यू को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे तो 22 माइनस 11 रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में 15 इंटू H की वैल्यू 10 थी। अब 15 एंड 10 दोनों 5 के मल्टीपल्स है, तो इसे कट कर देते हैं, 5 2 10, 5 3 15। तो ये वैल्यू बन रही है 20 प्लस 11 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। सो अब इसे फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 20 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 3। अब इस 3 को इस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 60 प्लस 22 बाय 3। 60 एंड 22 को ऐड करेंगे तो आएगा 82 डिवाइडेड बाय 3।
तो अब ये फाइनल आपकी क्या होगी, मीडियन की वैल्यू आ गई। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर वीक। सो ये आपको डेटा गिवन है हॉस्पिटल में जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं। अब वो डेटा किस टाइप से, एज ग्रुप का आपको दिया हुआ है कि 5 to 15 के 5 पेशेंट्स हैं, फिर 15 to 25 के 12, 25 to 35 के 20 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हमें इनका मीन निकालना है, और मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन को आप एक्स बार से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। अब यहाँ पे एक्स आई क्या होता है, जो आपको ग्रुप दिया होता है, जो इंटरवल दिया तो उसका मिडिल पॉइंट आपका एक्स आई होता है। तो यहाँ पर 5 एंड 15 का मिडिल पॉइंट हो जाएगा 10, और ये कैलकुलेट अगर आप नॉर्मली नहीं पता लगा पा रहे हैं कि एक्स आई कैसे होगा, तो आप सिंपल क्या करोगे, इंटरवल्स के दोनों वैल्यूज को प्लस करो और डिवाइडेड बाय 2 करो। तो 15 प्लस 5 20 होता है, 20 बाय 2 होता है 10। तो ये आपका फर्स्ट वैल्यू आ गई एक्स आई की। अब 15 एंड 25 इन दोनों को भी प्लस करो एंड 2 से डिवाइड कर दो। 15 एंड 25 होता है 40, और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 20। तो इस तरह से आपकी वैल्यूज आएंगी। इसके अलावा 25 और 35 की मिडिल वैल्यू क्या होती है, 30 होती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू 30 हो जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू 40, देन 50 एंड 60। इस तरह से आप वैल्यूज एक्स आई के निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि 5 और 10 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। फिर 12 इंटू 20 240 आ जाएगा, 20 इंटू 30 600, फिर 24 इंटू 40 करेंगे आप, तो 24 इंटू 40 होता है 960। इसके बाद 15 इंटू 50 750 हो जाएगा, एंड देन 240 हो जाएगा। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको इस कॉलम की सारी वैल्यू को ऐड करना है, एफ आई एक्स आई की जो वैल्यूज है उनको ऐड करना है। जब आप इनको ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 2840। ठीक है, इसके अलावा हमें समीशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी का सम भी चाहिए, और जब आप फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 80। अब मीन में हमें क्या करना था, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई ये दी वैल्यू, और समीशन ऑफ एफ आई इसको डिवाइड करना था। तो 0 से 0 कट हो गया, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 35.5। तो ये आपकी मीन वैल्यू हो गई गिवन डेटा की। तो इस तरह से आपका फाइनल सोल्यूशन इजीली निकल चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो है मीन के वो अच्छे समझ आ गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, the TV tower stands vertically on the ground from a point A on the ground. The angle of elevation of the top of the tower, point B, is 60 degree. So basically आपके पास एक टावर गिवन है, यहाँ पे लेट्स से एक टावर है, उसका जो टॉप है वो उससे आप B से डिनोट कर रहे हैं। ओके, और एक ग्राउंड पे पॉइंट है A, ये आपका पॉइंट है A, और आगे क्या बोला गया है, जो एलिवेशन एंगल है पॉइंट ए और बी के बीच में वो है 60 डिग्री। तो ए से बी के बीच यहाँ पे जो एलिवेशन एंगल है वो है 60 डिग्री। इसके बाद द पॉइंट सी ऑन द टावर विच इज 78 मीटर अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड था, ग्राउंड से 78 मीटर अबव, लेट्स से यहाँ पर 78 मीटर, ये आपका पॉइंट सी है। And the angle of elevation of the point C from point A is found to be 30 degree. अब point A से C तक का जो एंगल है, point A से point C, ये एंगल है 30 डिग्री। ओके, तो ये वैल्यू सारी गिवन है। सबसे पहला पार्ट है ड्रॉ अ वेल लेबल्ड फिगर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। तो इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड आपको सबसे पहले फिगर बनाना है। अब फिगर बनाने के लिए हमारे पास सारा यहाँ पे हमने फिगर बना लिया, जो वैल्यूज गिवन थी उसके थ्रू बना लिया। अब इसके बाद हमारे को क्या नहीं पता है, बी डी फुल जो हाइट है टावर की वो हमें नहीं पता, तो हमने उसे एच ले लिया, एच मीटर। इसके अलावा बेस की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम इसे लेट्स से एक्स मीटर ले लेते हैं, एक्स मीटर। हमने दो चीजें अज्यूम की हैं, उन्हें हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द dB is equals to h मीटर and AD is equals to x मीटर। तो दोनों चीजें हमने यहाँ पे जो अज्यूम की थी उन्हें लिख भी दिया। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, सेकंड पार्ट में द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए। सो बेसिकली हमें x निकालना है, इस टावर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस और इस टावर की हाइट क्या होगी, दैट मींस x एंड h दोनों ही वैल्यूज यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, a पॉइंट की टावर का जो बेस d पॉइंट है उससे डिस्टेंस निकालेंगे। तो उसके लिए ट्राइंगल कौन सा लेंगे, लेट्स टेक ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल ADC। सिर्फ हम ये छोटे वाले जो ट्राइंगल है वो ले रहे हैं ताकि हमें x की वैल्यू सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ADC, वी गेट, इस ट्राइंगल से क्या वैल्यूज मिलेंगी, जो हमारा ट्राइंगल है उसमें x बेस है और हाइट है 78 मीटर, और बेस एंड हाइट के बीच में क्या रिलेशन होता है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थ्रू रिलेशन होता है, tan थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू हाइट बाय बेस, हाइट बाय बेस। अब हाइट हमने h से डिनोट की है, बेस हाइट हमारी छोटे वाले ट्रायंगल में h ना होकर 78 है, 78 बेस आपका है x, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए थीटा की वैल्यू थी 30 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 78 बाई x। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इसके लिए टेबल याद होनी चाहिए, और tan 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर टेबल के थ्रू आती थी 1/√3। तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 78 बाई x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 हो जाएगा x एंड 78 इंटू √3 हो जाएगा 78√3 मीटर। तो बेस की वैल्यू आपकी आ चुकी है 78√3। तो यहाँ पर x की वैल्यू लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 78√3 मीटर। अब हमारे को हाइट भी चाहिए, तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल, ADB। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ADB अगेन बेस हमें पता है, अब हाइट नहीं पता, पूरी जो लेंथ है, पूरी जो हाइट है इसकी टावर की वो हमें नहीं पता है। तो इस केस में बेस एंड हाइट के बीच में अगेन हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, tan थीटा फंक्शन यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू हाइट बाय बेस, और हाइट हमारी हमने क्या ली है यहाँ पर h, बेस हमने अभी निकाली थी वैल्यू 78√3, और थीटा हमें बड़े वाले ट्रायंगल के लिए गिवन है 60 डिग्री। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h बाय 78√3। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो √3 इज इक्वल टू h 78√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 78√3 इधर √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगी वैल्यू h इज इक्वल टू 78√3 इंटू √3। अब यहाँ पर √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो बनेगी वैल्यू 78 इंटू 3। अब 78 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 234 मीटर। तो ये आपकी h की वैल्यू हो गई, हाइट ऑफ टावर की वैल्यू हो गई। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आपकी x की वैल्यू 78√3 मीटर थी, हाइट की वैल्यू है 234 मीटर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। सो बच्चों, जब भी आपके पास कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आता है तो आपको कंस्ट्रक्शन के साथ साथ उसके स्टेप्स भी लिखने होते हैं। यह क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा गया कि कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखिए, बट ये मैंडेटरी होता है कि आपने जिस स्टेप्स के थ्रू कंस्ट्रक्शन की है उन्हें आप रिटर्न में भी वहां मेंशन कीजिए। इसके साथ अब हम अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या बोला गया, एक सर्कल लेना है रेडियस 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं, फिर उसी टाइप से हम अप्रोच भी करेंगे। लेट्स से आपका 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल है,
और ये इसका सेंटर है और ये 4 सेंटीमीटर का सर्कल है। और इसके बाद कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। तो ये इसका सेंटर है, इससे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट लेना है। हमने सेंटर से इस सर्कल की इस बाउंड्री तक 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रेवल कर दिए, बचा कितना 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको एक्सटेंड करेंगे 2 सेंटीमीटर और, तो ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट आ गया। तो ये पूरी जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें इस पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट्स बनानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका स्टेप्स ये रहेंगे कि आपके पास जो 6 सेंटीमीटर की लाइन आई है उसे बाइसेक्ट करेंगे। और बाइसेक्ट कैसे करते हैं, इस पॉइंट पर, यानी कि अपनी कंपास को सबसे पहले क्या करेंगे, हम हाफ से ज्यादा ओपन कर लेंगे और फिर ऊपर नीचे हम आर्क लगाएंगे इस तरह से, और इन आर्क्स के थ्रू इसको कर देंगे कंबाइन इन दोनों पॉइंट्स को। और यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये जो बाइसेक्शन वाली लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट आप बोल दो कि आपके पास ये पॉइंट है M। अब इस पॉइंट M को सेंटर लेकर आपको अगेन एक सर्कल बनाना है। तो मान लो ये आपका सेंटर है इस पूरी लाइन का, तो यहां से हम जब सर्कल बनाएंगे तो वो कुछ बनेगा ऐसे, सर्कल बन गया। अब जो पहले वाला सर्कल था, लेट्स से ये आपका C1 है और ये C2 हो गया, ये दोनों सर्कल कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो ये पॉइंट हो गया आपका और एक ये। तो ये आपके 2 पॉइंट्स हैं सर्कल C1 पर जहां पर टेंजेंट टच करेगी। और हमें इस पॉइंट से टेंजेंट्स बनानी थी, तो यहां से एक टेंजेंट यहां हो जाएगी और एक टेंजेंट नीचे की तरफ हो जाएगी। तो इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन करोगे फर्स्ट पार्ट की। तो अब हम इसे ज्योमेट्री के थ्रू भी अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले अपने टूल्स ले लेते हैं। हमें एक रूलर चाहिए होगा, रूलर पे हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन, सॉरी 6 सेंटीमीटर की ही लाइन ले लेंगे, क्योंकि पूरी सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, तो हम 6 सेंटीमीटर की ही एक लाइन प्लॉट कर लेते हैं। तो यहां पर 6 सेंटीमीटर की लाइन प्लॉट की, ये हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर की लाइन। इसके बाद हमें करना है यहाँ पर सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको सेंटर ले लेंगे, सेंटर O, और 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, तो अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। ये 1 2 3 4, आपको 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर कंपास लेना है। ये आपका 4 सेंटीमीटर होगा। अब इसको बिना हिलाए आपको यहाँ पर सर्कल प्लॉट कर देना है। तो इसको आपको सेंटर मानना था और यहाँ से 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना था। बन गया 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल। अब हमें क्या करना था, अपने कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन करना था और बाइसेक्ट करना था इस लाइन को, तो बाइसेक्ट कर देते हैं। अब इस कंपास को यहां पर रख लेंगे हम और फिर इस लाइन को करेंगे बाइसेक्ट। कलर कर देते हैं चेंज ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ये यहाँ पर बाइसेक्ट किया और ये यहाँ पर हुआ बाइसेक्शन। तो इस तरह से इस लाइन को आपने बाइसेक्ट कर दिया है। अब लाइन हो गई बाइसेक्ट, तो अगेन हम अपने स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को कर देंगे ज्वाइन, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कर देंगे ज्वाइन। तो स्केल ले लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को कर दिया हमने ज्वाइन। आप चाहे तो इन्हें डैश डैश से भी कर सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपका डैश डैश से हमने इन दोनों पॉइंट्स को कर दिया ज्वाइन। अब हमें क्या करना था, ये हमारा पॉइंट था M, लेट्स से ये आपका पॉइंट था M। M को सेंटर लेकर अगेन आपको एक सर्कल बनाना है। तो अगेन हमें यहाँ पर अपनी कंपास की जरूरत पड़ेगी।
तो इसको हटा देते हैं और कंपास लाते हैं। अब कंपास में इसको सेंटर लेकर हमें एक सर्कल बनाना है फिर से। ये बन गया सर्कल। अब हमें क्या करना था, अब हमारे पास जो सर्कल आया, जहां पर ये सर्कल, दोनों जो सर्कल है, लेट्स से ये आपका C1 था और ये आपका C2 था, ये दोनों सर्कल कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर एंड इस पॉइंट पर। तो आपको ये जो पॉइंट था, एक्सटर्नल पॉइंट था, वहां से लाइंस प्लॉट कर देनी है, लाइंस ड्रॉ कर देनी है। तो ये आपकी टेंजेंट्स बन जाएंगी। तो इस तरह से आपके पास दो टेंजेंट्स आ चुकी हैं इस क्वेश्चन की। सो अब हम इसके स्टेप्स देखें कि स्टेप्स कैसे लिखने हैं आपको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो फिगर बनाया इस पर हमने कुछ पॉइंट्स को डिनोट कर दिया P से, Q से। ये P है, ये Q है, ये वाला पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है। फिर ऊपर वाले पॉइंट्स को E, F बोला। सर्कल C2 जो बाद में सर्कल बना उसे C2 बोला है, और जो पहले सर्कल बना उसे C1। सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल इज O एंड एक्सटर्नल पॉइंट को हमने T से डिनोट कर दिया। वहां पर अगर हम मूव करें तो ये हमारा C1 C2 था, ये सेंटर O था, यहाँ पर हमने पॉइंट को T लिया और इस पॉइंट को P लिया है, इस पॉइंट को Q लिया है। और ऊपर जो पॉइंट्स थे यहाँ पर E F इंटरसेक्शन वाले, आर्क्स का जो इंटरसेक्शन था उन्हें E F ले लिया। इस तरह से हमने डिनोट कर दिया अपने सर्कल के जो पॉइंट्स थे उनको। अब इसके बाद स्टेप्स क्या हैं, अब स्टेप्स को अच्छे से देखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे पास है। फर्स्ट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OT। OT हमने लाइन बनाई थी 6 सेंटीमीटर की, सही है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टेकिंग O एज अ सेंटर। हमने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप में O को सेंटर लिया और वहां से 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दिया था। इसके बाद ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर EF ऑफ OT। ये जो पूरी लाइन OT आई थी उस पर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, तो वो भी हमने कर दिया था। मीट्स OT एज M। तो यहाँ पर जो पॉइंट OT के ऊपर आया था इस इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, उसे हमने M से डिनोट किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टेकिंग MT एज अ रेडियस। उसके बाद हमने क्या किया था, इस MT को रेडियस लिया था और अगेन एक सर्कल बना दिया था ये वाला। तो यहाँ पे लिखा है टेकिंग MT एज अ रेडियस एंड M एज अ सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल C2 which intersects C1 at point P and Q, join TP and TQ। तो जो हमने सर्कल बनाया ये वाला, वो पहले वाले सर्कल को C1 को पॉइंट P एंड पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट कर रहा था, फिर हमने TP एंड TQ को ज्वाइन कर दिया। तो then TP and TQ are the required tangents। तो यहाँ पर जो TP and TQ है वही हमारी टेंजेंट्स थी जो हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी एक 4 सेंटीमीटर के सर्कल पर। तो इस तरह से आपका जो पार्ट 1 है क्वेश्चन 12 का वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे फोकस करेंगे। तो अब इसको रब कर देते हैं और नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट है, draw a line segment PQ 7.5 centimeter that divide it in the ratio of 3:1। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन लेनी है और उसको किस रेशियो में डिवाइड करना है, 3:1 में। तो इस लाइन को हमें 3:1 में डिवाइड करना है। वो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक लाइन 7.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे और उसके किसी एक पॉइंट पर हम एक्यूट एंगल बना देंगे, यानी कि 90 डिग्री से कम का एंगल यहाँ प्लॉट कर देंगे। तो ये 90 डिग्री से कम का एंगल है और उस लाइन को थोड़ा बड़ा बनाएंगे। उसके बाद हमारे को कितना रेशियो में डिवाइड करना है, यहाँ पर 3:1। अगर मैं 3 and 1 का प्लस करूं तो हमें टोटल 4 पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड करना है। टोटल 4 पार्ट्स है और 4 पार्ट्स में 3:1 में हमें डिवाइड करना है। तो टोटल 4 पार्ट्स है, इसलिए हमने क्या किया, अपने कंपास को एक फिक्स डिस्टेंस पर आप ओपन कर लेंगे और यहाँ पर कट, फिर इस पॉइंट पर रखकर अगेन यहाँ पर कट, इस पॉइंट पर रखकर कट, इस पॉइंट पर रखकर कट। टोटल कितने कट करने हैं हमें यहाँ पे, टोटल कितना यहाँ पर कट मारना है इस लाइन पर, वो कितने होंगे, 4, क्योंकि हमारा जो रेशियो है वो टोटल 4 है।
तो इसलिए हमें यहाँ पर 4 इंटरसेक्शंस लेने हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो पॉइंट है यहाँ पर इंटरसेक्शन वाला, उसको इस लाइन के कॉर्नर से कर देंगे ज्वाइन। थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पर, अभी हम रफ डायग्राम बना रहे हैं समझने के लिए। तो 7.5 सेंटीमीटर की जो लाइन का एंड पॉइंट था उससे इस पॉइंट को हमने कर दिया ज्वाइन। अब हमें क्या करना है, 3:1 में करना है। दैट मीन्स ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है, सेकंड एंड थर्ड। तो 3 यहाँ पर आ रहा है, फिर ये 1 पार्ट बच गया। बट हमें डायरेक्ट लाइन नहीं ज्वाइन करनी है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता ये जो लाइन है वो इसके साथ कितना एंगल बना रही है, मतलब ये एंगल कितना है ये नहीं पता। तो हमें ये एंगल के अकॉर्डिंग, जितना ये एंगल होगा उस एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो एंगल लेना है और फिर यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो लाइन है 3:1 में डिवाइड हो जाएगी। तो अब हम इसे ज्योमेट्री के थ्रू बहुत क्लियर बनाएंगे सो दैट कि हमें सारे स्टेप्स इजीली समझ में आ जाए। तो अब हम इसके रफ डायग्राम को एक बार साइड में रख लेते हैं। तो अब हम इसे ज्योमेट्री के थ्रू एक क्लियर डायग्राम बनाएंगे सो दैट कि हमारे को इजीली समझ में आए कि हमने कैसे कंस्ट्रक्शन किया और फिर हम उसके स्टेप्स भी लिख पाएंगे। ये हमारा रफ डायग्राम है। तो रफ डायग्राम को यहां से हटा देते हैं हम, और अब ज्योमेट्रिकल टूल्स के हेल्प से इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक रूलर लिया, स्केल लिया आपने, और कितनी सेंटीमीटर की लाइन हमें प्लॉट करनी थी, 7.5। तो 7.5 की ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। ये हमारे 7.5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। इस लाइन को थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं। ये लाइन हो गई आपके 7.5 सेंटीमीटर की। अब हमें इस लाइन को 3:1 रेशियो में डिवाइड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये लाइन थोड़ा सा हम नीचे बनाएंगे, आप अपने पेज में थोड़ा सा नीचे बनाना सो दैट ये कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास प्रॉपर स्पेस रहे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, हम एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। अब ये चीज तो पता है कि 90 डिग्री से कम का एंगल आप अपने अंदाजे से बना सकते हैं, बस 90 डिग्री से कम का होना चाहिए। तो इसके लिए हमने अपने स्केल को उस एंगल में ही रखा सो दैट कि 90 से कम का हमारे पास बन जाए यहाँ पर एंगल। अब हमने लाइन प्लॉट कर दी यहाँ पर। हो गई लाइन। अब हमने क्या किया, अपने कंपास को लिया और एक डिस्टेंस पर ओपन किया और यहाँ पर कट, क्योंकि कितने कट करने हैं हमें, टोटल 4 कट यहाँ पर देने हैं, 4 इंटरसेक्शन करने हैं यहाँ पर। तो ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, और यहाँ पर आपका फोर्थ कट हो गया। चार कट हो गए आपके पास। तो अब हम अपने रूलर यहाँ पे अपने कंपास को हटा लेते हैं। अब 4 इंटरसेक्शंस आ गए, क्योंकि हमें 3:1 में डिवाइड करना था। 3 + 1 4 होता, तो हमने 4 इंटरसेक्शंस यहाँ पे ले लिए, 4 कट कर दिया यहाँ पे, इस लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो लास्ट पार्ट आया, ये वाला जो लास्ट पार्ट है इसका, उसको हमने इस पॉइंट से, जो 7.5 सेंटीमीटर की लाइन थी उसके लास्ट पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं इसे। तो इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये पॉइंट्स तो आ गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे को चाहिए कि ये एंगल कितना होगा, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपने कंपास को फिर से लेंगे और इस पॉइंट पर रख कर यहां पर हम एक कट कर देंगे। मतलब यहाँ पर अपने कंपास को ओपन करेंगे और यहाँ पर इस एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट करेंगे, एक एंगल बना देंगे एक तरह से बोले तो। ये हमारा एंगल हो गया। अब हमें करना क्या है,
इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। अब हमें क्या करना है, ये जो एंगल आया है हमें नहीं पता कितना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस एंगल को करेंगे मेजर। तो सबसे पहले, इससे भी पहले हम क्या करेंगे, हमें 3:1 में डिवाइड करना था। तो ये जो लाइन है ये है 1, 2 एंड 3, 3 पार्ट्स हो गए। इस 3 पार्ट्स के बाद हम यहाँ पर अपने कंपास को रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क बना देंगे। अब यहाँ पर भी हम एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने कंपास से अपना एक कंपास लेंगे फिर से, और हम अपने कंपास को इस पॉइंट पर रखेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पर रखेंगे और उतना ही आर्क कट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये आर्क आ गई। इस आर्क से क्या करेंगे, अपने कंपास को अगेन यहाँ पर लेंगे, कंपास नहीं अपने रूलर को लेंगे, स्केल को लेंगे, उसको खोलेंगे और क्या करेंगे, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये वाला पॉइंट को अलग कलर से डिनोट करते हैं, ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बना देंगे। तो अब हम अपने स्केल से इसको ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को। तो अब हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से इसको अब हटा देते हैं, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। इस तरह से हमने क्या किया, अपनी जो लाइन थी 7.5 सेंटीमीटर की, ये कितनी थी 7.5 सेंटीमीटर लेंथ की जो लाइन थी, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। और वो दो पार्ट्स किस तरह से, किस रेशो में डिवाइड है, ये 3:1 में डिवाइड है। इस तरह से आप एक लाइन को गिवन रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है, बट अब हमें इसके स्टेप्स पर भी फोकस करना है। स्टेप्स कैसे लिखेंगे वो देखते हैं अब इसके। सो इससे पहले जो स्टेप्स लिख रहे हैं उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिनोट कर देते हैं, इनके बेसिकली नामकरण कर देते हैं हम इनका। तो यहाँ पर आएगा आपका, लेट्स से ये आपका पॉइंट है ए, ये है बी, इन्हें हम O1, O2, O3 एंड O4 से डिनोट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने अपने पूरा जो कंस्ट्रक्शन है उसको यहाँ पर उसके जो पॉइंट्स है उसको डिनोट कर दिया है O1, O2, O3, A एंड B से। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पर मूव करेंगे, कैसे स्टेप्स लिखने हैं वो हम देखेंगे। सो स्टेप्स हैं आपके, ड्रॉ अ लाइन AB of length 7.5 centimeter with the help of scale. Okay. Second point, from a ray AX, हमने क्या किया है, AX जो पॉइंट A एंड B आया था वहां पर एक रे बनाई पॉइंट A से। इस तरह से अपनी मर्जी की हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की थी, लेंथ हमारे पास कोई फिक्स नहीं थी, हमने एक एक्यूट एंगल पर इस लाइन को ड्रॉ किया था। उसके बाद थर्ड पॉइंट था मार्क पॉइंट O1, O2, O3 एंड O4। हमने यहाँ पे जो इंटरसेक्शन लिए थे उनको O1, O2, O3 एंड O4 इस तरह से डिनोट किया था। ऑन AX सच दैट AO1 इज इक्वल टू O1, O2, मतलब ये जो सारी लेंथ है O1 और O2 के बीच में जो गैप है, O2, O3 के बीच में गैप है, ये सारे गैप सेम होने चाहिए। इस तरह से हमने पॉइंट्स को इंटरसेक्शन, यहाँ पे लाइन को इंटरसेक्शन किया था। इसके बाद ज्वाइन O4B। अब हमने क्या किया था, O4 को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया था। फिफ्थ पॉइंट, मेक अ लाइन फ्रॉम O1 टू लाइन AB इन सच अ वे दैट ACO1 इज इक्वल टू ABO4। यानी कि हमारे पास यहाँ पर ये जो एंगल आया और ये जो एंगल आया वो सेम होना चाहिए, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट C रख दिया। तो जो इंटरसेक्शन कर रहा था यहाँ पर ये पॉइंट, वो C हमने लिया। उसके बाद C is the required point which intersects the given line in the required ratio.
तो ये जो पॉइंट है यही पॉइंट है जो आपकी पूरी जो लाइन थी 7.5 सेंटीमीटर उसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है, 3 and 1। तो इस तरह से हमने अपने कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया था और ये आपके स्टेप्स हैं और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन ऐसे मिले जहां पर ये रेशियो चेंज हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वैसे ही मूव करना है, जिस टाइप का रेशियो दिया उनका टोटल करो, उतने ही यहाँ पर इंटरसेक्शन इक्वल पार्ट्स में हमें इस लाइन को कट कर देना है। उसके बाद हम जो स्टेप्स यहाँ पर फॉलो किए सेम वही स्टेप्स हम वहीं पर फॉलो करेंगे। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।